Hi friends, welcome to Commerce Gyan Misra ji classes. This is the second lecture on financial management chapter. तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं different factors which will affect the different types of financial decisions. Means जहां हम जानने वाले हैं कौन कौन से factors हैं जिसके कारण investment decision, हमारा financing decision और dividend decision काफ़ी प्रभावित होता है। और वीडियो के एंड तक जानेंगे कि फिनेंशियल प्लानिंग क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। अब फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब एक बार मैं फिर समझा दूं। यहां पे हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स है, मीन्स हमारा जो सोर्स ऑफ फंड होना चाहिए वो आइदर बोरोड फंड हो या हमारा ओन दैट मीन्स फंड हो, उसको लेके डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ बोरोड फंड मीन्स हो सकता है इशू ऑफ डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम एनी बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरे तरफ ऑनर्स फंड का मतलब हो सकता है इशू ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्विटी प्रेफरेंस, therefore रिटेन अर्निंग्स। तो ये कुछ तरीके हैं जिस पे हम डिसाइड करते हैं कि विच विल बी बेस्ट फॉर दी कंपनी। अब इनको डिसाइड करने में कुछ फैक्टर्स का हाथ होता है। सबसे पहला है हमारा कॉस्ट। हम जानते हैं कि आइदर डेब्ट हो या इक्विटी हो, हर एक के पीछे क्या कुछ कॉस्ट छुपा रहता है। तो नॉर्मली क्या होता है, एक मैनेजमेंट वो हमेशा प्रेफर करता है द कॉस्ट वेयर वी आर गेटिंग द लोअर वन। मीन्स कंपनी या मैनेजमेंट वैसे सोर्स ऑफ फंड के साथ आगे बढ़ेगा जहां पे कॉस्ट क्या है, काफ़ी कम है। सेकेंड पॉइंट है हमारा रिस्क। रिस्क जानते हैं हम लोग के जब डिवेंचर्स होता है उसमें हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी। बट मैनेजमेंट या एक मैनेजर जब डिसाइड करता है कि वेदर आई विल सेलेक्ट द फाइनेंसिंग फंड आइदर फ्रॉम डेब्ट कैपिटल और इक्विटी, तो ऐसे में ये रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ रिस्क फैक्टर में होता क्या है, तो रिस्क फैक्टर में कंपनी या मैनेजमेंट वैसे के साथ आगे बढ़ता है जहां पे रिस्क क्या मॉडरेट है। इसके बाद का पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। अभी कैश फ्लो पोजीशन क्या है, तो यहां क्या होता है, मैनेजमेंट देखता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कैश, हमारा कैश फ्लो का पोजीशन कैसा है। अगर कैश फ्लो का पोजीशन स्टेडी है या स्मूथ है, ऐसे में मैनेजमेंट डिसाइड टू चूज डेब्ट कैपिटल या बोरोड फंड, अदरवाइज दे मूव फॉर ओनर्स फंड दैट इज इक्विटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट, नंबर 4th। अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, तो दिस इज द कॉस्ट विच इज इनकर्ड फॉर इशूइंग एनी सिक्योरिटीज। जैसे एक ब्रोकरेज कमीशन, मीन्स अंडरराइटर का मान लो फी है या ब्रोकरेज का कमीशन है, ब्रोकर का कमीशन है या प्रॉस्पेक्टस के ऊपर जो एक्सपेंस है, तो ये सभी क्या है, कुछ कॉस्ट है जो ज़रूरत पड़ जाता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सच सिक्योरिटीज़, जिसे हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो जहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट कम पड़ेगा, ऑब्वियसली द कंपनी विल गो विथ दैट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फंड। नेक्स्ट है कंट्रोल कंसिडरेशन। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का बात करें, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो देखते हैं कि अगर हमें बिजनेस के ऊपर पूरा कंट्रोल चाहिए, तो ऐसे में वो बोरोड फंड की तरफ मूव करते हैं, अदरवाइज दे थिंक फॉर इक्विटी। तो ये है हमारा क्या फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजंस। नेक्स्ट था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जहां हम डिसाइड करते थे कि व्हाट द अमाउंट ऑफ फंड वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट वेयर, मीन्स
आइदर टू लॉन्ग टर्म एसेट्स और टू शॉर्ट टर्म एसेट्स। अब इसे डिसाइड करने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक कैश फ्लो पोजीशन। तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट जब कंपनी बहुत बड़े पैमाने पे करता है तो ऐसे में दे नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश टू रन देयर डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑल्सो। नंबर 2 का बात करूं तो वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सपोज मान के चलते हैं कि एक प्रोजेक्ट ए है, दूसरा प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए से हमें मिल रहा है 10%, प्रोजेक्ट बी से हमको मिल रहा है 15% का रिटर्न। तो कंपनी ऑब्वियसली दे विल चूज दैट पर्टिकुलर प्रपोजल और दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वेयर दे आर गेटिंग मोर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अब रिस्क इन्वॉल्वमेंट का बात करें तो फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ सामने आ जाता है, क्योंकि हर एक प्रपोजल या प्रोजेक्ट के पीछे बहुत रिस्क छुपा होता है। हो सकता है कंपनी इन्वेस्ट किया जिस मकसद से वो पूरा ना हो और ऐसे में कंपनी हैज़ टू सफ़र अ बिग लॉस। तो कंपनी हमेशा वैसे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को चॉइस करता है जहाँ पे मॉडरेट रिस्क ज़्यादा हो। नेक्स्ट हमारा हो जाता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अगर हम लोगों ने जो भी बात किया, कैश फ्लो पोजीशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर आपका रिस्क इन्वॉल्व, तो इन सभी अगर बातों को साइड रख दें तो इसके अलावे और भी कुछ पॉइंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया को डिसाइड करते हैं, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, टेक्नोलॉजी कैसा है, इनपुट कैसा है, मशीनरीज कैसे हैं, उसके ऊपर। ये हो गया हमारा द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन या इन्वेस्टिंग डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन क्या है? यहाँ पे कंपनी क्या करता है, डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी द शेयर ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्रॉफिट which is going to be distributed or kept as a retained earning for their future growth and development। तो इसे डिसाइड करने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स का हाथ होता है। अब ये फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे अर्निंग्स। मान लो एक कंपनी का अर्निंग्स बहुत ही बढ़िया है, ऑब्वियसली वो एक फर्दर स्टेप ले सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग अ हाई रेट ऑफ डिविडेंड। बट अगर इसके ऑपोजिट सोचे कि कंपनी का अर्निंग्स बहुत अच्छा नहीं है तो ऐसे में दे कैन नॉट पे यू द हाई रेट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट अगर बात करें स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, जहाँ पे मोर स्टेबिलिटी अवेलेबल होता है अर्निंग का, ऑब्वियसली दे विल प्रोवाइड यू द हाई रेट ऑफ डिविडेंड। एंड इसके ऑपोजिट क्या होता है, दे प्रोवाइड यू द लोअर रेट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट हमारा है कैश फ्लो। हम जानते हैं कि जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है ये एक तरह का आउटफ्लो ऑफ कैश है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी, उसके पास कैश फ्लो पोजीशन बढ़िया है, मीन्स स्मूथ है, स्टेडी है, तो ऐसे में दे कैन पे यू मोर अमाउंट ऑफ डिविडेंड। बट इसके ठीक ऑपोजिट सिचुएशन में दे आर नॉट कैपेबल टू पे यू, वेदर दे आर इंटरेस्टेड टू पे यू और पे द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो। मीन्स उनके चाहत होने के बावजूद भी वो आपको पे नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अब यहाँ क्या होता है, तो जो कंपनी है वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा बहुत बार अपने रिटेन अर्निंग्स के तौर पे रख लेते हैं। मकसद सिर्फ यही होता है कि वो अपने बिजनेस को एक छोटे से एरिया से उसे बड़ा करना पसंद करते हैं। मीन उनका मकसद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट से होता है। तो ऐसे में ऐसे कंपनियां क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को जो रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं वो काफ़ी कम होता है। बट इसके ठीक दूसरे तरफ अगर देखें, ऐसे भी कंपनियां हैं जिनका मकसद ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ऐसे में ऐसी कंपनियां क्या करते हैं, वो रेट ऑफ डिविडेंड
अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड इज ए टैक्स फ्री इनकम, बट यू डोंट हैव टू फॉरगेट वन मोर थिंग कि कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। ऐसे में अगर मान लो टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है तो कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी DDT भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ऐसे में कंपनियां आपको ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड नहीं देंगी। बट इसके ठीक ऑपोजिट अगर मान लो टैक्स रेट कम है तो डिविडेंड आपको ज़्यादा मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये सब जो भी पॉइंट हम लोग बात किए दैट इज कॉल्ड व्हाट द फैक्टर्स विच मे अफेक्ट द डिफरेंट डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बट बहुत छोटे से टॉपिक को लेके, दैट इज फिनेंशियल प्लानिंग। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था फिनेंशियल मैनेजमेंट, जिसे हम लोग मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड के नाम से जानते थे। अब वहाँ मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड का रिलेशन किससे था? तो कुछ डिसीजन से, जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बट प्लानिंग का मतलब हम बेहतर तरीके से जानते हैं, जहाँ हम प्लान करेंगे। मीन्स फिनेंशियल प्लानिंग डील्स विथ व्हाट टू डू विद द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मीन्स हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से आएगा, अगर आ गया तो उसे मैं कैसे यूज़ करूँगा। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो उसका कोई अननेसेसरी यूज़ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जितने भी डिसीजंस हैं वो सभी कहीं ना कहीं फिनेंशियल प्लानिंग का एक अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एक आपको एग्जामिनेशंस में केस स्टडी दे देगा, नीचे बोल देगा फाइंड आउट दी फिनेंशियल कॉन्सेप्ट। अब फिनेंशियल कॉन्सेप्ट हो सकता है फिनेंशियल मैनेजमेंट भी या फिनेंशियल प्लानिंग भी। तो एज वी आर टॉकिंग अबाउट फिनेंशियल प्लानिंग, सपोज उसका आंसर है फिनेंशियल प्लानिंग। सेकेंड उसमें पूछ दिया कि राइट डाउन द टू ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड विद द अबव फिनेंशियल कॉन्सेप्ट। तो दो ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एक तो हो गया टू इंश्योर दी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर इट्स रिक्वायर। मीन्स जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़े, फंड की ज़रूरत पड़े, देन दैट पर्टिकुलर फंड इज़ ईजिली अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। अदरवाइज प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा जो हो गया टू सी that the firm does not that means raise the funds unnecessarily। means फंड जो है बिना मतलब के फंड्स को रेज ना करें, मीन्स बिना मतलब का फंड को यूटिलाइज ना करें। मीन्स इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं कि फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अदरवाइज द मोटिव ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट and the management of flow of funds becomes nullified, means उसका कोई वैल्यू फिर नहीं रहेगा। So this is all about lecture 2 of this chapter. In lecture 3 we are going to complete the chapter with the rest of the content. Thank you. Have a